हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा इंडियन पॉलिटी का नोट्स लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी बुक से तैयार करूंगा ताकि आपको इस सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर्ड और ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को सुधारने के लिए। लेकिन सवाल उठता है, ये एक्ट क्यों जरूरी था और इस एक्ट ने क्या बदलाव लाए। तो पहले हम जानते हैं कि ये एक्ट जरूरी क्यों था। तो 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला कदम था कंपनी पर कंट्रोल बनाने का। लेकिन वो एक्ट थोड़ा कमजोर था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स करप्ट हो रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के मामले प्रॉपरली कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं था। इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। तो चलिए अब हम समझेंगे इस एक्ट का हर एक फीचर को। तो दिस एक्ट डिफरेंशिएटेड बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले इस एक्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्रिएट किया। कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स अलग अलग कर दिए गए। यानी कि कॉमर्शियल अफेयर्स का जिम्मेदार रहा अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब सिर्फ बिजनेस हैंडल करेगा, जबकि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। ये अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाएंगे। इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल आया इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स पे, जो पहले कंपनी के हाथ में था। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्ट का नेक्स्ट पॉइंट। तो अब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इट लेड टू द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। तो चलिए अब थोड़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक था कॉमर्शियल अफेयर्स और एक था पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पहले बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स का ग्रुप था। इनका काम कंपनी के बिजनेस और ट्रेड अफेयर्स को हैंडल करना था। ये फाइनेंस, प्रॉफिट और कॉमर्स रिलेटेड डिसीजंस लेते थे। ये बॉडी कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट होती थी, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एक नया बॉडी था। इनका काम था इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर को सुपरवाइज करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका रिप्रेजेंटेटिव था। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया के मिलिट्री, रेवेन्यू और गवर्नेंस पे कंट्रोल रखने लगी। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का बिजनेस डिपार्टमेंट था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिटिकल कंट्रोल डिपार्टमेंट था। ये सिस्टम डबल गवर्नमेंट सिस्टम कहलाया, जिसमें कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन असली पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ चुकी थी। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ स्टोर ओनर्स होते हैं जो अपनी शॉप्स चलाते हैं और वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आप स्टोर ओनर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मॉल का सिक्योरिटी और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हो। तो आप मॉल का सिक्योरिटी और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कंपेयर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समझने में मदद करेगा। तो चलिए अब जाते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट फीचर पे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज्ड सिविल एंड मिलिट्री गवर्नेंस एंड इट कंट्रोल्ड रेवेन्यूज फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर मिली कंपनी के सिविल और मिलिट्री गवर्नेंस पर सुपरवाइज करने की। रेवेन्यू कंट्रोल भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया। इसका मतलब यह था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम का रूलर था, असली पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है। स्कूल का पूरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल और ट्रस्टीज के हाथ में है।
वो पहले फीस डिसाइड करते थे, टीचर्स अपॉइंट करते थे और स्कूल का सिस्टम चलाते थे। गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, सिर्फ वो बाहर से देख रही थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के आने के बाद अब गवर्नमेंट ने एजुकेशन बोर्ड यानी कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, जो स्कूल के इंपॉर्टेंट डिसीजन में इंटरफेयर करने लगा। प्रिंसिपल और ट्रस्टीज जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरह काम कर रहा था, वो सिर्फ स्कूल का डे टू डे बिजनेस अब देखने लगे। और एजुकेशन बोर्ड, जिसे आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कंपेयर कर सकते हैं, वो इंश्योर करने लगा कि स्कूल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करे, जैसे सिलेबस, एग्जाम्स और स्टडी डिसिप्लिन। अगर स्कूल ने गवर्नमेंट के रूल्स नहीं माने तो एजुकेशन बोर्ड डायरेक्ट एक्शन ले सकता था। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस को समझने में मदद करेगा। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। तो दिस एक्ट स्ट्रेंथेन ब्रिटिश ओवरसाइट ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया वेर ऑफिशियली टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजेशन। तो पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल के लिए। इस एक्ट के दो मेजर इम्पैक्ट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया था और कंपनी का इन्फ्लुएंस कम हो गया, और पहली बार इंडिया को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। यानी कि ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश इंडिया पे अपना ऑफिशियल राज जमा रहे थे। तो आज हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को डिटेल में कवर किया। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।